सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को का स्वागत है कार्यक्रम में पहले तो, और सभी सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी और नेहा शर्मा का नमस्कार। नेहा जी कैसे हो आप? भाई हम तो बहुत अच्छे हैं दीपा जी। आप तो हमें नेहा नेहा कहकर बुलाइए तो अपनापन बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है ना, बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो ऐसा लगता है सभी सखियों से बात हो रही है, तो जो सामने बैठी सखी है उसके लिए भी थोड़ी सी हम औपचारिकता ले आते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्ती में। औपचारिकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्ती में। जब भी हम मिले तो बड़ी अच्छी तरह से मिलते रहें आपस में और बातें करते रहें, बस और क्या चाहिए, है ना? सही बात है। तो आज सखियों के लिए हम क्या क्या लेकर आए हैं ये बता दें? पहले बता देते हैं। बिल्कुल। तो महिला क्रांतिकारी झलकारी बाई के बारे में हम बातें करने वाले हैं। और सखी विशेष में क्या है आज? सखी विशेष में आज हम वंदना कटारिया जो कि हॉकी टीम के प्लेयर हैं, हम उनके बारे में बातचीत करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, उनके जीवन के बारे में। और साथ में होगा आज, क्योंकि मंगलवार है, तो करियर की बातें करनी है, तो करियर की गाइडेंस में बड़ी अच्छी बात बताने वाली हैं आप। कोरियोग्राफी के बारे में बताने वाली, यानी कैसे सखियां नाचती गाती रहे, है ना? कैसे नाचती गाती रहें और उसमें अगर अपना कुछ भविष्य बनाना चाहती हैं तो कैसे आगे बढ़ें, उसके बारे में बात होगी। और साथ में जब भी कभी कुछ ऐसे अनचाहे पल आ जाते हैं ना जो हमें पसंद ना हो, जैसे कि छेड़खानी किसी ने करी, चाहे वो पब्लिक जगह हो या हम घर में भी हो, कहीं ऐसा कुछ हमसे कुछ ऐसी चीज हो जाए जो अप्रिय हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? सुने, चुप रहें, बताएं या शेयर करें, इस पे भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम बात कर दें, क्योंकि महिला क्रांतिकारी की जब बात होती है ना तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो उनकी बात कर लें, बिल्कुल, उनके बारे में जान लें तो कुछ अच्छा लगे, मन को ऐसे प्रसन्नता मिलती है ना। तो झलकारी बाई के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हम सभी जानते हैं। बिल्कुल, सब मुझे लगता है ये तो शायद बच्चे बच्चे को और पढ़ा भी दिया जाता और जानना भी चाहिए। और उनके सिर पे ना तो ताज था, ना उनके पास सत्ता थी उस वक्त, लेकिन फिर भी वो अपनी मिट्टी के जी जान से वो लड़ी और इतिहास में उनका नाम अमर है। लेकिन एक और वीरांगना थी जो उनके साथ 1857 की क्रांति में थी, और उन्होंने अपनी रानी के लिए, रानी की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और झलकारी बाई के बारे में थोड़ा बहुत शायद जानते होंगे जो इतिहास में जिनको रुचि होगी, तो वो ये भी जानते होंगे कि उनका जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास भोजला गांव में एक परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी ना नेहा, तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल। लेकिन उनके पिता ने उन्हें एक पुत्र की तरह पाला था। उन्हें घुड़सवारी सिखाई, तीर चलाना सिखाया, तलवारबाजी, ऐसे कई युद्ध कौशल उन्हें सिखाए। और उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा तो नहीं ली थी झलकारी बाई ने, लेकिन वो कुशल और अनुभवी योद्धाओं से कम नहीं थी कहीं भी। और रानी लक्ष्मीबाई की तरह उनकी बहादुरी के चर्चे भी बचपन से ही होने लगे थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि बेटियों को पीछे रखा जाता था या लड़कियों को पीछे रखा जाता था। ये माता पिता के संस्कार होते हैं कि हमें अपने पुत्र को या पुत्री को कैसे आगे बढ़ाना है। तो झलकारी बाई जितनी बहादुर थी उतनी ही बहादुर सैनिक से उनका विवाह हुआ। यह वीर सैनिक था पूरन, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। बिल्कुल। और विवाह के बाद जब झलकारी बाई झांसी आई तो एक बार गौरी पूजा के अवसर पर वो गांव की अन्य महिलाओं के साथ वो भी महारानी को सम्मान देने के लिए झांसी के किले में गई। और जब रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो वो दंग रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी। और जब रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी बहादुरी के किस्से सुने तो वो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने तुरंत ही उन्हें दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया था। और झलकारी ने यहाँ
जितने और दूसरी महिलाएं जो सेना में शामिल थी ना, उनके साथ उन्होंने बंदूक चलाना सीखा, तोप चलाना सीखा, तलवारबाजी का भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया और पहले से ही इन कलाओं में कौशल झलकारी इतनी पारंगत हो गई थी कि जल्द ही उन्हें दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया। बिल्कुल। और वो सेना में ही नहीं बल्कि बहुत बार व्यक्तिगत तौर पर भी वो रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया करती थी। जब कई बार रानी लक्ष्मीबाई उपस्थित नहीं होती थी, तो भी वो अंग्रेजों को चकमा देने के लिए काम आती थी झलकारी बाई। क्योंकि वो हम शक्ल थी ना उनके जैसे, ऐसा बोलते हैं कि वो उनके जैसे दिखती हैं। तो एक बुंदेलखंडी कथा है नेहा, उसके अनुसार रानी लक्ष्मीबाई का वेशधर झलकारी बाई किले के बाहर निकल के ब्रिटिश जो जनरल हुए करते थे जो उस वक्त थे, तो उनके शिविर में उनसे मिलने पहुंच गई। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उससे चिल्लाकर वो जनरल रोज ने से मिलना चाहती थी वो। तो रोज और उनके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया, अब तो ये देखिए भाई जीवित रानी को भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। ये सोच के वो लोग बहुत खुश हो रहे थे। जी, 1857 की क्रांति के दौरान की ये घटना है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। और ये झलकारी जो थी उनकी रणनीति थी ये, ताकि अंग्रेजों को ऐसा लगे कि रानी लक्ष्मीबाई उनके कब्जे में है और वो थोड़े ढीले पड़ जाएं। और उन्होंने उनकी जो सोच थी, युक्ति थी, वो बिल्कुल काम आई क्योंकि जनरल हीरोज जो था उनको रानी समझ रहा था, झांसी की रानी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भी तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहे। तो झलकारी देवी का जो जवाब था वो दीपा जी आप बताइए हमें, क्या जवाब था? उन्होंने कहा कि यदि भारत की उन्होंने कहा था कि अगर भारत की नहीं, उन्होंने नहीं कहा था, ये तो जनरल हीरोज ने कहा था। तो उन्होंने ये कहा था, आप चाहती हैं कि मैं ये बता दूं, तो उन्होंने ये कहा था कि आप चाहे तो मुझे फांसी दे दो, फांसी ही मुझे चाहिए, मुझे किसी तरह की दया या ऐसे आपसे दया की उम्मीद नहीं है। और वो चाहती ही नहीं थी बेसिकली, उन्होंने कहा ही नहीं कि उन्हें दया चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, तो जनरल हीरोज उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि अगर भारत की 1% महिलाएं भी उनके जैसी हो जाएंगी तो ब्रिटिश सरकार को जल्द से जल्द भारत छोड़ना पड़ेगा। भारत की इस बेटी जो है झलकारी बाई को इतिहास में बहुत ऐसा स्थान, जिस तरह के उनके कारनामे रहे, ऐसा उनका उतना स्थान नहीं मिल पाया, लेकिन उनके सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें उनके नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैम्प भी जारी किया। और साथ ही भारतीय पुरातात्विक सर्वे ने अपने पंचमहल के म्यूजियम में, जो कि झांसी के किले में झलकारी बाई का जो उल्लेख भी किया है। कई लेखकों ने भी अपनी रचनाओं में उनका उल्लेख किया, क्षेत्रीय लेखकों ने तो किया ही है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी उनके शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा था, जाकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वो भारत की ही नारी थी। तो ये जो बहुत ही उनके लिए कह सकते हैं, उन्होंने इतना अच्छा साहस का काम किया कि जिसके कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। तो कुछ तो एक ऐसा गीत होना चाहिए जो हमें लगे कि हाँ, लगे कि जब इस तरह का हमें उत्साह मिल जाए उससे गीत को सुनकर। शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरे ताने है माए भवानी। आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। माँ बड़े बड़े खुददार है, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है, अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की जपत माँ जगदम्बे है माया भवानी।
भरी। जो भी बरसों बरसों तरसे थे आई उन होठों पे हंसी। अम्बे माता तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी। हम चट्टान से डटे कभी ना राह से हटे, हमने बात यही मन में डाली है माय भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे, हमने जब जब शमशीरें तानी है माय भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की शपथ मां जगदम्बे है माय भवानी। हे माय भवानी। हे माय भवानी। दीपा जी, जब ऐसे जोश से भरा गीत चलता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ जाके कुछ करके आते हैं, बिल्कुल। कुछ तो कर जाएंगे। क्या और करेंगे जिन्होंने पता नहीं। किया है जैसे जी, जी। झलकारी बाई, तो कैसा रहा होगा वो वक्त, और किस तरीके से कितनी मुसीबतों में भी उन्होंने डट के अपने देश के लिए कुछ करना चाहा, वो जो अंदर साहस भर देता है। बिल्कुल, एक जोश होता है, वो जोश उन्हें कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है, और हमें नहीं पता कि हम उस उतने जोश में कब आ सकते हैं या कभी आते भी हैं कि नहीं। इतना साहस दिखाना कि सामने जाकर खड़े हो जाना, बोलना कि हमें फांसी दो, ये एक बिल्कुल, बहुत साहस की बात है। बहुत एक साहस तो की बात। आप उनके सामने खड़े हैं जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद वहां खड़े होकर ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और सही और गलत के लिए खड़े होना, इतना भी अगर कर ले तो शायद देश के प्रति हम कुछ कर लेंगे या अपने समाज के प्रति हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम अपने ही स्तर पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जहाँ पे कि हम समाज के लिए या देश के लिए जी। अपनी जो भक्ति है वो बता सकते हाँ, इस तरह से भी हम अपनी देशभक्ति जाहिर कर सकते हैं, और भी अलग-अलग तरीके हैं देशभक्ति जाहिर करने के, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया की। बिल्कुल, मैं समझ गई आप क्या इशारा करने वाली हैं, करने वाली थी। जी। तो हॉकी के बारे में हम वंदना कटारिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेहा, हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में जब भारत की महिला हॉकी टीम पहली बार जब सेमीफाइनल में पहुंची, तो देश में सभी का सर उस वक्त तो एकदम ऐसा लग रहा था ना कि क्या घर घर में सब लोगों ने गर्व का वो जो भाव है महसूस किया होगा। तो यूं तो सारी टीम ही अच्छा खेली, लेकिन जब वंदना कटारिया ने लगातार 3 गोल किए तो वो एक अलग ही पहचान लेकर लौटी। बिल्कुल, और वो ओलंपिक में हैट्रिक करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। वैसे ये उनके लिए पहली बार की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हुए हैं। 2013 की महिला हॉकी जूनियर विश्व कप जो कि जर्मनी में हुआ था, वहां भी वंदना ने पूरे टूर्नामेंट के 4 मैच में 5 गोल किए थे। पूरी टीम में वो सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी थी उस वक्त, और टूर्नामेंट में 5 गोल करने वाली वो तीसरी खिलाड़ी थी। और इस विश्व कप में भारत को कांस्य पदक मिला था। और 8 अगस्त 2021 को ही वंदना को केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का चेहरा बनाया। और 15 अप्रैल 1992 को हरिद्वार के रोशनाबाद में जन्मी वंदना एक बेहतरीन बेटी भी हैं। उनके पिता नाहर सिंह हरिद्वार में भेल में मास्टर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि भेल जो है संयंत्रों का निर्माण करती है। वंदना अपने पिता के सबसे करीब रही हैं, और खुद वो ही बताती हैं कि भाइयों और बहनों की परवरिश के दौरान पिता को काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो वंदना को हॉकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। नेहा, शायद यही कारण रहा कि वंदना कटारिया अपने खेल में एक अलग ही मुकाम हासिल करती रही। 2006 में वो जूनियर इंटरनेशनल कैटेगरी में पहली बार खेली। फिर इसके 4 साल के बाद 2010 में उन्होंने सीनियर इंटरनेशनल खेल में भाग लिया। 2014 में अपना 100वां मैच उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा में खेला था। और 2014 में ही उन्होंने हॉकी इंडियाज प्लेयर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 2014-15 के हॉकी वर्ल्ड लीग के दूसरे राउंड में वंदना कटारिया ने 11 गोल्स किए थे। वो शीर्ष पर थी
और इस मैच में भारत विजयी हुआ था। इतने मुकाम और इतनी जब गौरव भरी हम उनके सब बातें सुन रहे हैं, नहीं लगता एक गीत भी सुने यहाँ? भाई लगता है तो बिल्कुल सुनवाइए। चलिए सुनते हैं। किसी तरह से हम भी इसी तरह से बादल में पांव रखकर उड़ रहे थे ना, जब हमारी महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम भी पहुंच गई थी ओलंपिक में। बिल्कुल, बहुत और आगे वो तक। ऐसा लग रहा था, हाँ यार कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे समय में लगता है ना कि इन खिलाड़ियों पर ध्यान उस वक्त जाता है, आमतौर पर हम ऐसा कह सकते हैं। ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम उसी वक्त उन पर ध्यान देते हैं, लेकिन सही बात है। जो इतने सालों वो मेहनत किए होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, फिर वो ओलंपिक में पहुंचते हैं, और जब वो पहुंच जाते हैं तब हम उनका खेल देखते हैं, तब हमें लगता है अरे कितना अच्छा गोल किया इन्होंने, कितनी अच्छी तरह से इन्होंने ये संभाल लिया इस चीजों को।
पर वो जो उनकी मेहनत होती है, बिल्कुल, कड़ी उसका हमें मेहनत। एहसास नहीं होता कि वो जी। जो हर दिन मेहनत करते हैं, जब किसी को कुछ पता नहीं है और सामने भी लक्ष्य तो उनके पास है, बिल्कुल। लेकिन उस लक्ष्य पे बने रहना कि मुझे फिर अगले, अब जो इस साल हारे हैं या जिनका अभी तक उनका जिनका लक्ष्य पूरा नहीं सधा है, वो जी। 4 साल की साधना उन्हें फिर से करनी, फिर वो बिल्कुल। जाएँगे। और वो छोटी सी जब गलती होती तो हम कितनी आसानी से उसको टोकते ना कि अरे ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा करना था। लेकिन वो उनके लिए कितनी बड़ी गलती हो जाती, वो खुद अपने आप को कितना टोकते होंगे इस बात पर सही कि उन्हें बात। इस तरह से करना पड़ता है। लेकिन अचानक से वो चीजें हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी जानबूझकर उन्होंने कुछ किया। बिल्कुल। तो उनका मन होता उस तरीके से करने का, और वो खेलते हैं, और उनको सोचिए कितना दबाव होता है उनके ऊपर, क्योंकि वो पूरा देश उनको देख रहा है, पूरे देश को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां जाकर। जी, जी। तो बहुत दबाव रहता है, उतने दबाव में वो खेल रहे हैं। ये अपने ऊपर भी अगर हम कुछ क्षणों के लिए भी लहे तो ऐसा लगता है कि हाँ, सच में बहुत प्रेशर या बहुत दबाव बिल्कुल। है, और जो खेल रहा है उसके प्रति सम्मान भी रखें हम, और उनके जो जूझ रहे हैं और उनके जो जी। कठिन परिस्थिति उनको समझें। और जो हम बात कर रहे हैं वंदना कटारिया की, तो उनके बारे में आगे हम जब बताएं, बातें करें, तो वो महिला हॉकी टीम में है, तो वो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, तो सामने जी। होकर वो खेलती हैं। 2018 में उन्होंने एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारत को रजत पदक जब मिला था, तो उस वक्त वो उस खेल में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उन्हें मिला था, वो खिताब उन्हें मिला था। और जून 2018 में वो अपना 200वां मैच खेलने के लिए स्पेन गई थी, जहां वर्ल्ड कप से पहले 5 मैचों की एक श्रृंखला होने वाली थी। उन्हें इस मैच के दौरान ही वर्ल्ड कप टीम के लिए भी चुन लिया गया था। और जब अभी वो ओलंपिक से लौटी हैं, तो उन्हें उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला अधिकारिता और बाल विकास मंत्रालय का चेहरा भी बनाया गया है। वंदना अपने खेल के लिए अपने पिता को ही धन्यवाद देती हैं। वो कहती हैं कि वो अपने पिता को अपने खेल के जरिए खुद पर गर्व करते देखती हैं, और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ हासिल किया। जी। पहली बार जीत हासिल करने के बाद जब वंदना ने पिता की आंखों में जब खुशी के आंसू देखे, तो उन्हें वो अपना सबसे खास पल मानती हैं। और वंदना के करियर में कई ऐसी बातें हैं जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। बिल्कुल। और जब भी वंदना किसी खेल के बाद अपने घर पहुंचती हैं, तो उनके पिता उन्हें लेने जरूर पहुंचते हैं, चाहे वो जीत हो या हार हो। एक साथ अपने साथ वो एक फूल की माला लेकर अपनी बेटी का स्वागत करने जाते हैं, क्योंकि चाहे यह जीते या हारे, उन्हें पता है कि उसने कितनी मेहनत करी है, कितना कुछ परिश्रम किया है, जो यहाँ तक पहुंची है। बिल्कुल। और यहाँ जाते हैं तो हम कह रहे हैं, लेकिन जाते थे, क्योंकि पिछले साल वंदना ने अपने पिता को खो दिया, और इस दौरान भी वो हॉकी टीम के साथ ओलंपिक जाने की तैयारियों में थी। क्वालीफाई मैच के लिए वो प्रैक्टिस कर रही थी। इसी दौरान उनके पिता की मृत्यु हुई, और पिता ने बेटों के सामने यही आखिरी इच्छा जताई थी कि वो उनकी बेटी वंदना को इस बारे में ना बताएं, और उसे उसके खेल के प्रति समर्पित रहने दें। वंदना ने ये बात खुद बताई कि जब उन्हें पिता के निधन का समाचार मिला तो वो टूट गई थी, लेकिन पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करने के लिए और भाइयों को समझाने पर वो घर वापस नहीं गई। उन्हें टीम का भी बहुत साथ मिला, सभी ने उन्हें बहुत संभाला उस वक्त जी। और वो खेल के प्रति समर्पित रहीं और आगे खेलती रहीं। जो प्रैक्टिस थी उनकी, जो भी थी, वो सब करती रहीं, और पिता की अंतिम यात्रा में वो शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि उन्हें देश के लिए कुछ करना था। तो और बहुत बड़ा बलिदान उन्होंने जी बिल्कुल। और ऐसे में जब ओलंपिक में पहली बार टीम सेमीफाइनल में पहुंची, तो वंदना ने इसे पिता का आशीर्वाद माना। जी। और उन्हें इस बात का मलाल जरूर रहा कि उन्हें इतने करीब से खाली हाथ जो लौटना पड़ा, उसके लिए उन्हें बहुत दुख है। लेकिन एक देशवासी के तौर पर हम यही कहेंगे नेहा कि हमारी हॉकी टीम खाली हाथ नहीं लौटी, बल्कि वो ढेर सारी उम्मीदें लेकर लौटी है, प्रेरणाएं लेकर लौटी है, और उत्साह के दीप जलाकर लौटी है। बिल्कुल सही बात कही आपने। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा, नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं जो मिल के रात जागते थे, नैना सहम
खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये दम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। दीपा जी, कोई कोई गीत कैसे अंदर एकदम ऐसा लगता है ना, छू के चला गया, दिल को छू लिया उसने यार। ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसे कभी कभी ऐसा माहौल, ऐसा लगता है कई बार कह सकते हैं कि अलग सा दुख हो जाता है, जबकि कोई दुख नहीं रहता है ना। बिल्कुल। गीतों के जो बोल हैं और जो संगीत है जी, वो हमारे अंदर की भावनाओं को जगा देती है ना? और कभी अगर बहुत ही अच्छा वाला तो संगीत तो सारा ही अच्छा होता है, लेकिन ऐसा धूम धड़ाका वाला अगर संगीत बज जाए तो कदम थिरकने लगते हैं अपने आप ही। बिल्कुल। और नहीं है ऐसा कि कई कई बार ऐसा होता है कि घर के छोटे तो नाच रहे होते हैं, बड़े भी उठ जाते हैं, और बस घर में अचानक से कुछ, घर हो या कहीं बाहर, या हम कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ भी कोई कार्यक्रम घर में, कोई छोटा सा भी प्रोग्राम अगर मना रहे हैं, तो सारे के सारे उठ जाएंगे और नाचने लग जाएंगे। और वो जो नाचने वाला कह सकते हैं कि एक होता है ना, जो अंदर से आता है, जो कह सकते हैं बारात वगैरह में जो नाच होता है, लोग जो डांस करते हैं वो बिल्कुल भूल के खुद को जब नाचता है कोई आदमी, तो वो जो आनंद आता है, वो आनंद तो अपना एक अलग ही आनंद है, उसका तो कोई ऐसा, हम किसी के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो तुम बात बारात की कर रही हो ना, तो कोई एक या दो तो ऐसे जरूर मिल जाते हैं, वो इस तरह नाचते हैं कि फिर बाकी सारे जो नाचने वाले होते वो हो जाते हैं साइड में और उन्हें देखने लग जाते हैं। तो वो पूरे ऐसे लाइमलाइट ले जाते हैं, या तो वो बहुत अच्छा डांस करते हैं, या वो कुछ ज्यादा जरूरत से ज्यादा ही अच्छा डांस करते हैं कि जिधर जगह ही नहीं हो पाती बाकियों के लिए नाचने के लिए। बिल्कुल। तो नृत्य का और संगीत का कुछ ऐसा ही जुड़ाव है, और इसमें भी अगर हम यूं कहें कि भाई आप चाहें तो उसमें करियर बना सकते हैं, तो बड़ी अच्छी, इसके बारे में सोचकर भी नाच सकता है, मन नाचने लगता है, मन मयूरा उछल उठता है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि जैसे हर सफल शख्स के पीछे उसके सफल बनने का में कोई ना कोई, किसी न किसी का हाथ होता है। जैसे मेंटर हो, या आपका कोई गाइड, या कोई टीचर हो, कोई शिक्षक हो, गुरु हो। तो इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई एक अच्छा डांसर है, कोई अच्छा नृत्य कर रहा है, तो उसके पीछे भी कोई एक जो है, शायद कोई कोरियोग्राफर है। बिल्कुल, जिसने उनसे डांस सिखाया है, जिसने उसे बताया कि किस तरह से अगर वो एक बांध लेगा, एक कह सकते हैं गीत को बांध लेते हैं अपने हाव भाव में, नृत्य शैली के अंदर, तो वो सिखाने के लिए जो गुरु होते हैं उन्हें कोरियोग्राफर कहते हैं। और कोरियोग्राफर के बारे में ही आज हम बताने वाले हैं, करियर के रूप में कैसे उसे आप अपना सकते हैं। तो कह सकते हैं विचार, लय और
संगीत का जब समन्वय हो जाता है, एक बेहतरीन समन्वय होता है और खूबसूरत तरीके से अगर उसे सबको बांध लिया जाता है तो एक अच्छा डांस सीक्वेंस तैयार हो जाता है। और उसको पर्दे पर, स्टेज पर सुंदरता से जब हम पेश करते हैं तो वो एक काम जो है वो एक कोरियोग्राफर का काम है जो बहुत अच्छी तरह से उसे पेश कर सकता है। बिल्कुल। एक तो क्या जो मन से झूम के नाचना हुआ वो एक अलग बात हुई, लेकिन जब आप उसके ऊपर कुछ स्टेप्स बिठाते हो, शब्दों के हिसाब से हम अपने हाव भाव देते हैं, हमारे अंग प्रत्यंग को जब हम इस्तेमाल करते हैं और उनसे जब गाने की खूबसूरती एक दूसरे स्तर पे चली जाती है तो वहां हम कहेंगे कि हाँ, ये शायद किसी कोरियोग्राफर ने, हम पूछ लेते हैं ना कि किसने सिखाया? किसने सिखाया, तो वो जिसने सिखाया है, जो कि बैक स्टेज है, जिसके बारे में, जिसकी शायद शक्ल सामने नहीं आती है, उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। मतलब वो अपने जो शिष्यों को इस तरह से सिखा दे कि उनका नृत्य देख के लोग पूछे भाई किससे सीखा, और वो गुरु तक अपने आप पहुंच जाए। तो गुरु की कला तो इसी में है कि वो शिष्य को इस तरह से सिखाए कि शिष्य जब चमके तो गुरु का नाम अपने आप रोशन हो। तो अब जब कोरियोग्राफर बनना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले तो डांस जरूरी है। बिल्कुल, नाचेंगे ही नहीं तो कोरियोग्राफर कैसे बनेंगे। और उसके लिए आपके अंदर शौक हो सकता है, जैसे हम कह रहे थे कि झूम के आप नाच सकते हैं, लेकिन अगर आपको अलग अलग नृत्य शैलियों का ज्ञान ना हो तो आप एक बेहतरीन कोरियोग्राफर नहीं बन सकते हैं। तो एक नृत्य शैलियों का, अलग अलग शैलियों का अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें जैसे क्लासिकल तो बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य हैं, फोक डांस भी हैं, उसके अलावा मॉडर्न डांस भी हैं, अलग अलग ब्रेक डांस आते हैं और अलग अलग तरीके के हिप हॉप आते हैं, इस तरीके के डांस फॉर्म जो बहुत सारे हैं और आजकल तो एक का एक में समावेश होने लग गया है। तो इस तरह से ये सारी शैलियों का भले बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो, चाहे आप किसी एक से, जैसे कहते हैं कि भाई आप चलिए शास्त्रीय नृत्य से शुरुआत कीजिए, क्योंकि वहां से आपकी जो बेस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं पहले प्राइमरी में पढ़ता है बच्चा, नर्सरी में जाएगा, पहली दूसरी कक्षा में जाएगा, उसी तरह से शास्त्रीय नृत्य का अगर हम ज्ञान ले लेते हैं तो कहते हैं ना कि जैसे वो गणित, आप संगीत का गणित सीख जाते हैं। बिल्कुल, और वो एक आपके शरीर में एक तरह से वो बैठ जाता है। वो जो भी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य में पारंगत होते हैं, उन्हें अगर हम देखते हैं ना तो उनके चलने का जो ढंग है उससे आपको पता चलता है कि इन्होंने कहीं तो नृत्य सीखा है, क्योंकि वो एक जो एक सधे हुए कदम होते हैं उनके। बिल्कुल। और बिल्कुल वो ऐसा, हम जैसे कई बार चलते हुए लहराते हुए चलते हैं ना, हम बोल रहे हैं हम, लेकिन हम अपने ऊपर ले सकते हैं। पर इस तरह से जब लहराते लहराते चलते हैं, कहीं भी चल रहे हैं, तो वो उनका जो पैर होता है वो इतनी अच्छी तरह से सधे हुए कदमों से वो चलते हैं, देख के ही लगता है कि नहीं कितनी अच्छी तरह से इनकी चाल है, या कितनी अच्छी तरह से वो अपने हाथों को, बातें करते हैं तो भी हाथ उनके जिस तरह से हिलते हैं तो ऐसा लगता है क्योंकि वो इतना सधा हुआ हर चीज होती। शास्त्रीय नृत्य की एक खूबसूरती है नेहा, कि उसमें हर चीज कहते हैं ना कि गिनी हुई है। जितनी मात्रा है, कोई भी ताल की जितनी मात्रा है उतनी गिनी हुई। जैसे भाई आपने कोई गीत की कोई मात्रा कोई ताल में लिया है या कोई शैली में ली है तो उतनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें भी ऐसा है कि भाई हाँ, 8 मात्रा का है तो उतने ही स्टेप्स होंगे जी, और उतना ही हाथ जाएगा, उतने से आगे नहीं जाएगा, बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं जाएगा। ये इस तरह से कोरियोग्राफर समझाते हैं। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि ये भी एक गणित है, ये संगीत का गणित है। तो इस गणित को जो जान गया तो जिसने 2 से 2 को जिसने जोड़ दिया तो 4 बन जाता है। इसी तरह से अगर आपने संगीत के लय को अपने स्टेप से जोड़ दिया तो बहुत सुंदर नृत्य बन जाता है। बिल्कुल, तो ये सुंदर नृत्य देखना तो सबको अच्छा लगता है और सब चाहते भी कि वो सीखें, लेकिन वास्तविक रूप से जिन्हें बहुत ज्यादा संगीत और नृत्य में जिन्हें रुचि है, जो नृत्य के एक एक बारीकियों को देखते हैं, किसी का नृत्य आपने देखा और आपको लगा कि अरे उसने इस तरह से जब हाथ किया तो बड़ा अच्छा लगा, और आप उसे करने की कोशिश भी करते हैं, तो ये हम सोच सकते हैं कि आपके अंदर उतना शौक है कि आप उसे सिर्फ करना ही नहीं चाहते, आप उसकी बारीकियों को देख रहे हैं जी। तो ऐसे समय में आप एक प्रोफेशनल के तौर पर, एक करियर के तौर पर संगीत नृत्य को चुन सकते हैं और कोरियोग्राफर के बनने की जगह जा सकते हैं, कदम बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए आप अलग अलग डांस स्कूल्स हैं, कई अलग अलग कह सकते हैं कि सिखाने के प्रशिक्षण केंद्र है जी, वहां सीख सकते हैं। आप चाहे तो शास्त्रीय नृत्य से किसी भी एक जो भी नृत्य शैली है, चाहे वो शास्त्रीय हो, मॉडर्न हो, चाहे जो भी हो, आप एक शैली को पहले अपना लीजिए और उसे पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं पारंगत हो जाइए। कम से कम एक साल 2 साल आप उसमें पूरी तरह से दीजिए, उसके बाद आगे आपकी रुचि बढ़ जाएगी अपने आप। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक पहलू और है, जब कोई भी बच्चा
जी। बहुत छोटेपन में कह देता है ना कि मुझे तो कोरियोग्राफर बनना है, माता पिता का उतना समर्थन मिल नहीं पाता। जी। आजकल मिल रहा है लेकिन हर जगह हर वक्त नहीं है। किसी बच्चे ने, या बच्चा छोड़िए, चलिए युवा में भी कोई अपने युवा जो उम्र रहती है उसमें भी कह देता है कि भाई मुझे मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, मुझे तो नृत्य करना बहुत पसंद है और मैं डांस करना चाहता हूँ, मैं कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वहाँ थोड़े पीछे हट जाते हैं माता पिता। बिल्कुल, जबकि चाहे तो आप देखिए, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, हम भी मानते हैं, और हम कह भी नहीं रहे कि आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़कर दूसरे करियर में चले जाएँ, क्योंकि एक उम्र होती है उसके लिए भी। लेकिन अगर बचपन से उसको साथ ही साथ आप चलाएँ, तो बहुत सारे जो शिक्षक संस्थान हैं, वहाँ अगर आप नृत्य या संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो अगर आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके ज़रिए भी आपके जो वार्षिक जो नंबर होते हैं, उसमें आपको कुछ अलग से भी नंबर मिलते हैं, जुड़ते हैं बच्चों के, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे गांधर्व महाविद्यालय एक है और इस तरह के कई महाविद्यालय हैं। तो वहाँ अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं संगीत की, नृत्य की, और वहाँ से आपका बच्चा जो है वो परीक्षाएँ दे रहा है, तो वो परीक्षाएँ दे रहा है, तो उस परीक्षा के जो भी वो जितना उत्तीर्ण होता जाता है, जितने साल, तो उसके नंबर उनके जो पढ़ाई की जो पहली मार्कशीट आती है फाइनल वाली, उसमें उसके नंबर जुड़ते हैं, उन्हें अलग से नंबर भी मिलते हैं। जी, तो ये उसके लिए तो एक बहुत ही अच्छी बात है ना, और उसमें बच्चे का देखिए जो जिसमें रुचि है वो क्षेत्र में भी कर रहा है और साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। तो अगर कोई बच्चा है ऐसा जिसमें आपको गुण दिखते हैं कि हाँ ये बन सकता है डांसर या नृत्य में आगे बढ़ सकता है, तो माता पिता को भरपूर समर्थन देके उन्हें आगे बढ़ाना ही चाहिए। और इन दिनों हम देखें तो कोरियोग्राफी में करियर बनाने का जो एक है, एक तरह से अब तो खुल के दिख रहा है कि किस-किस क्षेत्र में वो जा सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, सफल कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब सामने दिख रही हैं। क्योंकि अगर वो चाहे तो स्कूल में डांस टीचर बन सकते हैं, डांस अब नृत्य के क्षेत्र को बहुत कह सकते हैं पहचान भी मिल गई है, बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है बच्चों को लेकर, तो इस तरह से अगर वो जाएँ, रियलिटी शोज़ इतने शुरू हो गए हैं, उसमें भी वो जा सकते हैं। शादी ब्याह में भी होता है ना, संगीत में आते हैं। होता है, और शादी ब्याह में तो एक बिल्कुल अलग से एक दिन और एक समय रखा ही जाता है जहाँ पे कि संगीत का प्रोग्राम कार्यक्रम रखते हैं। और सिर्फ शादी ब्याह ही क्यों, छोटा मोटा घर में अगर सामाजिक कार्य होता है वहां पे भी रखते हैं। कोई त्योहार जब हमारे आते, जैसे भी सावन चल रहे हैं, सावन के कई सारे कार्यक्रम हम अपने क्षेत्र में अपने आसपास देख सकते हैं। तो इन दिनों इतना इकट्ठा हो नहीं पा रहे हैं हम, ये जो काल चल रहा है कोरोना का, तो उस वक्त इतना नहीं हो रहा है, लेकिन होता है, नृत्य होता है हर जगह, इस तरह के कई कई कार्यक्रम होते हैं जो कि नृत्य प्रधान होते हैं। बहुत सारे वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होती हैं, अलग अलग जगह पे प्रतिस्पर्धाएं होती है जहाँ हम अपने बच्चे को भेज सकते हैं। हाँ, और इन प्रतिस्पर्धाओं में जब वो भाग लेते हैं तो उनका एक अलग ही उत्साह बढ़ता है, फिर वो उस ओर काम करना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। हम कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा आपका है, खासकर जब लड़के होते हैं, वो अगर नृत्य की तरफ जाना चाहते हैं और शास्त्रीय नृत्य सीखना चाहते हैं, तो कई बार माता-पिता का एक अलग से प्रश्नवाचक तरीके से उन्हें देखते हैं। तो वैसा ना करके आप देखें कि आपके बच्चे को किस चीज़ में रुचि है, तो उस तरह से आप भेज सकते हैं। और कोरियोग्राफी में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन आपके लिए मौका है, क्योंकि छोटेपन से अगर आप शुरू करते हैं तो बचपन से ही अगर आप सीख रहे हैं, साथ में सीख रहे हैं, अगर मान लीजिए वो पढ़ाई कर ही रहे हैं, पढ़ाई करते-करते साथ में ये भी सीख रहे हैं, तो मार्क्स तो अपने आप ही बढ़ जाने वाले हैं, और उसके बाद में फिर वो सीख के थोड़े आगे बढ़ते हैं तो वो कोरियोग्राफी करने लगेंगे और आपका नाम भी रोशन होगा बहुत ज़्यादा। तो कोरियोग्राफी में करियर बनाइए और अच्छे-अच्छे नृत्य कीजिए। और नृत्य की बात हुई तो दीपा जी क्या करेंगी? एक गीत सुनेंगे। बिल्कुल। बनारसिया, हाय बनारसिया,
रंग में भंग या भंग में रंग बना रसिया, संग में रंग में संग बना रसिया, बना रसिया, हाय बना रसिया। सूरत फुरत में सब कर जावे आए के जो अपनी आवे, सूरत फुरत में सब कर जावे आए के जो अपनी आवे। गाल में जब ये पान दबावे, गाल में जब ये पान दबावे, तीन ताल में चलते जावे, बाट बना रसिया, हाय बाट बना रसिया, बाट बना रसिया। ठाठों में ठाठ बना रसिया, हाय हाय ठाठ बना रसिया, ठाठों में ठाठ बना रसिया, हाय हाय ठाठ बना रसिया, ठाठ बना रसिया, हाय हाय ठाठ बना रसिया। रंग में भंग या भंग में रंग बना रसिया, हाय बना रसिया। संग में जंग या जंग में संग बना रसिया, हाय बना रसिया, बना रसिया, हाय बना रसिया, बना रसिया, हाय बना रसिया। तो दीपा जी, जब नाच गाने की बात हो, बड़ा आनंद आ जाता है जब हम जाते हैं किसी उत्सव में, और सभी एक अलग ही रंग में आ जाते हैं ना जब गीत सुनते हैं, और मजा आता है उसको सुनते हुए। और जब इन सारे उत्सव के बीच में कभी कुछ कोई छेड़खानी कर दे, तो पूरा ऐसा कहते हैं कि रंग में भंग पड़ जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि ये क्या तरीका है, किस तरह से, मतलब एक जो व्यक्ति नाच गा रही है, कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वो नाच गा रहे हैं, खुश हैं, और खुशी के बीच में अचानक से ऐसा होता है तो उन्हें वो अपने आप में सिमट जाते हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी कोई एक ऐसा आ जाता है ना, कोई थोड़ी अपनी सीमा से बाहर ही निकल जाते हैं। उन्हें एक बार टोक दो, 2 बार टोक दो, उन्हें समझ नहीं आता। और फिर जो खुशी का माहौल, कभी-कभी वो माहौल भी एक कहते हैं ना, एक अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है अनुभव हो कि जाता है। जी, हाँ, तो वैसा हो जाता है। जो छेड़खानी एक ऐसा शब्द है ना जिसको, जो इंसान को एकदम बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, हम कह सकते हैं। और हंसी मजाक में तो चुहलबाजी होती है ही, कह सकते हैं, लेकिन छेड़खानी हो जाती कई बार उसके जरिए। वो कई बार कह सकते हैं एक महीन सी रेखा है, कब तक वो चुहलबाजी और कब वो छेड़खानी में बदल जाए, ये हम बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और कई बार हंसी मजाक के बीच हम अपनी हदें पार करके दूसरे की गरिमा को ठेस भी पहुंचा देते हैं, है ना नेहा? और वैसे देखा जाए तो बचपन से ही अक्सर रंग रूप आकार ये सब पे देखो फप्तियां तो कसी जाती, किसी भी बात पे कस सकते हैं। हमें तब तक हर बात मजाक लगती है जब तक हम कर रहे हूँ। वहीं कोई हम पर अगर वही मजाक आजमाए तो फिर देखो जरा में अच्छा नहीं लगता, हमें भी बुरा लग जाता है। हम किसी को लाख बातें कह दें, हम उसको कह दें कि भाई तुम ऐसे लगते हो, तुम वैसे लगते हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसा चल रहे हो, तुम ये कर रहे हो। बहुत सी बातें हम दूसरों पर कहते हैं, लेकिन दूसरा अगर एक बार कुछ कह दे तो हमें बड़ा बुरा लगता है, हम गुस्से में आ जाते हैं, या कई बार वही कह सकते हैं कि हमारा भी ऐसा मूड ऑफ हो जाता है, हमें लगता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ में। और बात छेड़खानी करें, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर कई बातें आ जाती हैं। जैसे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम इसका शिकार होते भी हैं, और कहीं ना कहीं हम शिकारी की भूमिका में भी नजर आ जाते हैं। जी, तो हमें पता भी नहीं होता कि हम कब किसके साथ में अपनी हदें पार कर रहे हैं, कब किसको हम उस हद से ज्यादा बोल दे रहे हैं जो कि मजाक के दायरे में नहीं आता है। तो इस वक्त हम शिकारी हो जाते हैं, और दूसरे अगर हम पर कुछ फप्तियां कसते हैं तो वो शिकार तो कर ही रहे हैं हमारा, और हम उनके शिकार हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है, अगर हम देखें तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक तो हम इस चीज़ों में आते ही हैं। और बच्चों की अगर बात करें तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चों की जो सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है वो बड़ों के ऊपर है। तो एक बड़े के तौर पर हम बच्चे को सुरक्षित कैसे महसूस कराएं, ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हमारी। बिल्कुल। और कहीं भी अगर कोई बच्चा असहज सा दिखता है कि अनकंफर्टेबल वो दिख रहा है, तो उसके आसपास के बड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है, माता पिता के लिए या घर में और भी कोई बड़े हैं उनके लिए। और कहीं ना कहीं उनसे किसी भी तरह का बुरा व्यवहार तो नहीं हो रहा है, ये देखते रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अपने बच्चों में अगर किसी तरह का कोई ऐसा बदलाव आए उसके स्वभाव में या उसके हाव भाव में कि जब भी लगे ऐसा, तो उनसे प्रेम से ये सवाल करें और उनकी बात जानने की कोशिश हमें
करना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई खास परिचित है, वो आता है, उसको देखकर बच्चा डर जाता है, सहम जाता है या असहज सा हो जाता है, तो भी हमको बाद में बच्चे से सवाल करना चाहिए कि भई ऐसा क्या कुछ कुछ परेशानी तो नहीं है, कि क्या बात है जिसकी वजह से उसके ऐसे भाव बदल रहे हैं। साथ ही अगर वो किसी परिचित के साथ हम उसे भेजना चाह रहे हैं, वो जाना नहीं चाह रहा है, आस-पास जाने में भी वो हिचकिचा रहा है, बच्चे को बुला रहे हैं, फिर भी वो नहीं जा रहा है, तो भी हम ऐसा कई बार देखते हैं कि माता-पिता डाँट-डपट कर बोलते हैं ना, जाओ, ऐसा क्या है, तुम बहुत नखरे दिखा रहे हो। तो हो सकता है वो नखरे नहीं दिखा रहा है, हो सकता है कि उसे उस परिचित से कोई परेशानी हो गई है। बिल्कुल। और ये चीज़ कई बार क्या होता है, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है जी। कि उनके साथ किसी ने अभद्र व्यवहार किया जी। है क्या, वो जान भी नहीं पाते। लेकिन अब वो अगर बच्चा थोड़ा भी बदलाव उसके स्वभाव में, अगर बच्चा चुगल वाला है, जी। घर में मौज-मस्ती में रहता है और अचानक से अगर वो चुप सा हो जाता है या डर जाता है, तो हम कहते हैं पता नहीं, देखो ये ऐसा ही मूडी है। ये कभी तो बहुत अच्छा खेलता है या खेलती है और कभी वो ऐसा करता है। ये ना करके उसके उस बदलाव पे गौर ज़रूर कर लेना चाहिए एक बार, और देख लेना चाहिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और उन पर हम जब नज़र रखते हैं या उन्हें हम डाँट-डपट कर ये सब चीज़ें ना करें कि तुम बहुत नखरे कर रहे हो, और या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो अगर हम बार-बार ना करें, तो बच्चा भी अपनी तरह से एक तरह से सहज महसूस करता है और वो बताना चाहता है हमें कि भई क्या परेशानी है उससे, और वो खुलकर शायद बताएगा, क्योंकि उसे भी ये लगता है कि ये बातें मैं बताऊँ, ना बताऊँ, मेरी बात पे कौन विश्वास करेगा? क्योंकि कई बार बड़े उन्हें ये भी कह देते हैं कि तुम बोलोगे तो तुम्हें पे कोई विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल। सब मुझे जानते हैं, सब मुझ पे विश्वास करेंगे। अच्छा, एक और ऐसा है कि हम इन सब परिस्थितियों तक पहुँचने का इंतज़ार नहीं करना है। जो बच्चों की बात अगर हम यहाँ कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि घर का कोई एक सदस्य उस बच्चे के साथ बहुत ही करीब हो। चाहे माता-पिता हो, भाई-बहन हो या दादा-दादी हो, कोई तो एक हो जिससे वो आकर के दौड़ के, जो कहते हैं ना, बच्चा दौड़ के आके सब बातें बताता है कि वो आंटी के घर गए थे, हमने ये खाया, फिर हमने ऐसा खेला, फिर हमने ये खेल खेला, गुड्डे-गुड़ियों का खेल खेला। तो वो बात सुनने के लिए हमें बैठना भी है और ये भी देखना है कि हाँ, वो आके बता दे। तो ऐसे में होता ये है नेहा कि बच्चा बताएगा ज़रूर। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि बात सुनेगा कोई हमारी, अगर मैं धीरे-धीरे भी उनको ये सारी बात बता दूँगी, तो वो किसी से कुछ भी कहेंगे नहीं। तो एक गीत सुने? छुटे या ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कभी नहीं हो छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे संग हंसना, मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना, मैं तुझ में ही खोना। दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं हो खोलना, मर के भी माही तुझसे मुंह न मोड़ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही
छूटे या न छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोल ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, दीपा जी, फिर भी बोलने की बात अगर आए तो बच्चे तो फिर भी आके किसी ना किसी वक्त बता ही देते हैं सारी चीजें। लेकिन जब किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं लड़के लड़कियां, तो उन्हें कुछ भी बोलना, मतलब वो कुछ बताएं ना बताएं, क्या बताएंगे, माता पिता को लगता है कि भाई ये तो हो गया हाथ से, तो कुछ समझ में नहीं आता। बच्चे अपने आप में अंदर ही अंदर बंद से रहते हैं, खुद ही सोचते हैं, खुद ही कहते हैं, खुद ही समझते हैं, अपने दोस्तों को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इस वक्त क्या होता है ना, शारीरिक बदलाव भी हो रहे होते हैं उनमें, तो उसके कारण भी वो अक्सर हमारे आसपास के लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। अचानक नहीं बोल देते, अरे कितनी बड़ी हो गई है ये। हाँ। तो इतने अभी 2 साल पहले तो देखा था, अचानक देखो कितनी बड़ी हो गई। इस तरह से सुनने में आती है इस तरह की बातें, और उन्हें इस दौरान सही और गलत में फर्क करना सिखाया जाना चाहिए। और बच्चों के व्यवहार के इस तरह के साथ जो व्यवहार इस तरह हो कि वो खुलकर आपसे सारी बातें बता सके। बिल्कुल। और जब भी बच्चा अपने साथ हुई छेड़खानी के बारे में, क्योंकि किशोरावस्था होती है ना, तो खासकर लड़कों में तो बदलाव होते हैं, लड़कियों में भी बदलाव होते हैं, और जब बहुत पुराने परिचित भी जब उन्हें देखते हैं, तो कई बार बहुत से ऐसे परिचित हो जाते हैं जिनका जो बहुत प्रेम से हमारे साथ बचपन से रहे हैं और हम उन्हें उसी तरह से जानते हैं। लेकिन जब हम किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं और हम उनसे मिलते हैं, तो हम तो वो बचपन वाले तरीके से ही उनसे मिलते हैं, लेकिन वो हमें उस बड़े वाले नजरिए से देखते हैं, और कई बार छेड़खानी का हम शिकार हो जाते हैं, बहुत ही जो हमारे परिचित होते हैं उनके द्वारा भी। तो ऐसे मामले में भी बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए कहना, और वो भी कुछ सोचते हैं, संशय में होते हैं कि वाकई ऐसा हुआ है कि हम गलत समझ रहे हैं, क्या है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर नेहा बोलना चाहूंगी कि जब माताएं छोटी छोटी बातों पे आपको टोकती है जी, बच्चियों को, तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्हें लगता है मम्मी हमें ये नहीं करने देती, मम्मी हमें वो नहीं करने देती, लेकिन माताओं की जो अनुभवी नजर होती है वो समझ जाती है, वो पहचान जाती है। जैसे आप बता रही है ना कि रिश्तेदार आते हैं, या रिश्तेदार की बात ही क्यों करें, मित्र आ जाते हैं, कोई बहुत पुराने परिचित होते हैं, कोई जिन्हें हम जानते हैं वो आते हैं, अगर माँ को थोड़ा सा भी लगता है वो भाप जाती, उन्हें लग जाता है कि हाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है या हो सकती है। तो वहां पे अगर वो टोकती हैं या बोलती हैं कि इधर आओ, तुम अंदर आओ, या तुम रसोई में काम करो, या तुम अंदर ही बैठो, तो उन्हें गलत ना लें, उनकी बात को समझें। और माँ की क्या भावना है, क्योंकि माँ उस वक्त बता भी नहीं पाएंगी। बिल्कुल। और लेकिन यही बात है ना दीपा जी, अगर माएँ उस चीज को बाद में उन्हें बता दें अच्छी तरह से कि भाई उस व्यक्ति को लेकर हमें इस तरह से लगता है, इस वजह से हम तुम्हें सुधारना चाह रही हैं, या सही और गलत की सीधी सीधी बातें जब हो जाएं, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि सीधी सीधी बातें हो जाएं। और बचपन से ही बच्चों में हमें संस्कार डालना चाहिए कि वो महिला और पुरुष दोनों का बराबर से सम्मान करें। तो इसलिए उनको छेड़खानी जब होती है, बच्चे भी अगर कुछ मजाक कर रहे हैं, तो उन्हें तुरंत टोकना चाहिए कि भाई इस तरह की मजाक तुम नहीं करोगे, ये मजाक सही नहीं है। कोई भी तुम्हारे साथ अगर इस तरह का मजाक करता है तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो और ये सारी चीजें होती हैं। और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी के बारे में अगर हम बात करें तो वो तो फहरिस्त ही बहुत लंबी हो जाती है, बहुत लंबी है जी। छोटी छोटी न जाने कितनी घटनाएं हर महिलाओं के साथ होती है, वो उनके मन में शायद कहीं इकट्ठी होती रहती होंगी। आमतौर पर महिलाएं घर पर इस बात का उल्लेख भी नहीं कर पाती, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी चीजें उनके साथ हो रही हैं उसकी वही दोषी हैं, तो वो अपना ही दोष मानती हैं, तो वो कुछ कहती नहीं। उन्हें लगता है अगर बताएंगी कुछ चीजें तो उनके ऊपर ही बंदिशें लग जाएंगी, उन्हें कहा जाएगा भाई तुम वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। जैसे कि आपने कहा ना, बचपन से माएं कई बार टोक देती हैं, तो उनको लगता है अगर हम बताएंगे तो यहाँ भी नहीं जाने मिलेगा। तो ये सब सोचकर वो टोक जो लगती है वो सारी चीजें वो छोड़ देती हैं। और जब भी महिला पुरुष या बच्चे के साथ छेड़खानी के बारे में परिवारजनों को पता चलता है ना, तो वो पीड़ित को शांत करने की या इस बात को न बढ़ाने की राय देते हैं। लेकिन
होता क्या है, ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति है वो अंदर ही जी। अंदर घुटता रहेगा और मानसिक रूप से फिर वो आहत होता रहता है। बिल्कुल। तो हम तो यही कहते हैं कि जब भी चुप्पी मत रखिए, और ना ही उन्हें, कई बार परिवार जब कहता है कि चुप रहो भई, तो वैसा भी ना कहें, उनका साथ दें, लड़ने के लिए साथ दें, उनका विरोध करने के लिए साथ दें, और अगर वो छेड़खानी कर रहे हैं, कोई बुरा बर्ताव किया वो बताते हैं, तो उनके साथ अगर आप खड़े रहेंगे, तो वो उससे एक अपने आप को एक साहस महसूस करेंगे, अपने अंदर एक बिल्कुल। हिम्मत महसूस करेंगे, तो कल को वो उसके किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ खुद उठा सकते हैं और बता सकते हैं कि भई अगर ऐसा होता है तो हम अकेले नहीं हैं, हमारा परिवार हमारे साथ है, ऐसा उन्हें लग बिल्कुल। सकता है। और ये एक उदाहरण बनना भी बहुत ज़रूरी हो जाता जी। है कि कोई एक अगर उठेगा और आवाज़ उठाएगा तो किसी तब पता चलता है और 10 आ जाते हैं कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ जी। था। तो वैसा भी होता है, और साथ में जो बच्चों की बात है, ये सारी बातें, तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि जब भी कोई पीड़ित हो, कुछ हो, तो उन्हें कहें कि हम आपके साथ हैं, आप अपनी आवाज़ उठाइए, आवाज़ कभी भी नहीं रोकनी चाहिए। और अभी वक़्त ऐसा आ गया है कि हमें अपनी आवाज़ थोड़ी देर में रोकनी पड़ेगी। सखी सहेली कार्यक्रम से नेहा शर्मा, और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।